हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका समान्य से बच्चों। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो बेटा मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिज्म में हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन। टोटल मैं सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट जो जो होंगे। साथ ही साथ मैं आपको और इंसाइट्स भी दूंगा कि किस टाइप से आप कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेटा सीबीएसई के लिए इसको करना मस्ट है, और हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके देखना बेटा। हर क्वेश्चन को, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज वेल एज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुक जो आपको सीबीएसई ने दे रखी है उसके ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, इतना कर लोगे तो आपका हो जाएगा। कॉम्पिटेंसी वाले में डैम श्योर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इवन आप लोगों का जेई मेंस का भी तैयारी हो सकता है अगर उसको आप अच्छे से करेंगे तो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर carries a current of 2 ampere. It is suspended in midair by a uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of the magnetic field? अच्छा, ठीक है, मिड एयर में लटका हुआ है तो बेटा देखो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड आपके पास किस तरफ आ जाएगा? ऊपर की तरफ। और फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख के आएंगे तो थीटा बराबर बन गया 90 डिग्री। अब बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी की वैल्यू आएगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आई आपको दे रखा है करंट, और ये हो जाएगा एल। नाउ एफ बराबर क्या बन जाएगा बेटा? बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? अच्छा, वही पूछी है। एफ इंटू करंट कितना दे रखा है? 2 एम्पियर। लेंथ कितनी है बेटा? 1.5 मीटर। ओके, अब ये किसको बैलेंस कर रहा होगा भाई? एम को बैलेंस कर रहा है, तो एम बराबर लिख देंगे एफ। अब मास कितना दे रखा है? 200 इंटू 10⁻³ ठीक है, ग्राम में दिया है तो केजी में कन्वर्ट कर देंगे। जी की वैल्यू नहीं लिखी है तो आप लोग मेंशन करके आना। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको 10 ले लेता हूँ। दैट इज इक्वल टू बी इंटू 3। ओके बेटा, तो यहां पर से देखो बी बराबर कितना आ रहा है? 2/3 टेस्ला। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? 2/3 टेस्ला। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? Delta x is almost equal to 1 centimeter. ओके, अब आप एक बात समझो। हमारे पास ये कुछ इस तरीके से दिखेगा भाई, ये फाइनाइट वायर है ना। अब ये फाइनाइट वायर के कारण आपको यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते चलना। अब मैंने बोला ये एंगल बन रहा है थीटा, है ना। ये टोटल 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको याद हो तो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना सिखाई थी। दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके बेटा, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो b बराबर क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 4πd साइन थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है, तो बेसिकली हमें 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा लेना होगा। ठीक है, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π को लिख देते हैं 10⁻⁻⁷ इंटू में आई करंट कितना जा रहा है इसमें? 10 एम्पियर। ठीक है, अपॉन में डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 0.5 मीटर बेटा, तो ये हो गया 0.5 इंटू में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा? साइन थीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा, तो इसको हम किसके बराबर लिख देंगे बेटा? 0.5 अपॉन 100 इंटू में 0.5। ठीक है, ये 0.5 से ये 0.5 कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, b बराबर क्या बन रहा है आपके पास? 10⁻⁻6 अपॉन 0.5 इंटू में 2 इंटू में 1/100। ठीक है बेटा, तो b बराबर क्या बनेगा आपके पास? 4
इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला. ठीक है. सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑन द पॉइंट P. ओके. अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. Example 4.8 from the NCERT only. A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 tons. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? तो बेटा आपको जिनको पूरा सॉल्व करना नहीं समझ में आए वो एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के आएंगे, दैट इज म्यू नॉट एन आई. ओके. नाउ स्मॉल एन क्या था बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यही बनता था. तो एन बराबर क्या बनेगा? 500 टर्न्स ओवर द लेंथ ऑफ 0.5 मीटर. ठीक है बेटा. तो स्मॉल एन बराबर कितना आ रहा है आपके पास? 1000. तो यहां पर से देखो बी बराबर क्या बनेगा? म्यू नॉट दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू में 1000 इंटू में द करंट. व्हाट इज द करंट? दैट इज 5 एम्पियर. ओके. तो बी बराबर क्या बन रहा है बेटा? 20 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला. ठीक है. या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू 20 पाई गॉस. 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला. ओके बेटा. आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. 100 टन closely wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. What is the field at the center of the coil? What is the magnetic moment of this coil? Okay, the coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. ठीक है. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the coil of the magnetic field. What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and the final position? What is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree? The moment of inertia of the coil is 0.5 kg meter square. ठीक है बेटा. तो देखो ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसको 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना पड़ेगा. देखो कॉइल के टर्न्स कितने? नंबर ऑफ टर्न्स 100. ठीक है. कॉइल का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर. ओके बेटा. और करंट इसमें कितना जा रहा है? 3.2 एम्पियर. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल? दैट इज NIA. ठीक है. ओके. मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन अभी नहीं लिख रहा हूं. कितना हो जाएगा? NIA. तो N कितना बेटा? 100. करंट कितना आया? 3.2. एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर. तो यहां पर से देखो ये कितना आ रहा है? 3.2 पाई. ओके. कितना बन जाएगा ये? 3.2 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर. दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. राइट बेटा. अच्छा, आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. तो देखो बेटा कोई भी अगर सर्कुलर लूप होता है तो उसके कारण उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम कितनी लिखते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ओके. अब एक टर्न के कारण होती है. कितने टर्न है? n टर्न है. तो b बराबर क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई n अपॉन में 2r. ठीक है. तो b बराबर क्या बनेगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू में करंट दैट इज 3.2 एम्पियर इंटू में द नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 100 अपॉन में द रेडियस दैट इज 2 इंटू 0.1. तो b बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास? 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 32 इंटू में 100. तो b बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास? 64 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. ठीक है. द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. ओके बेटा. अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया और ये क्या निकाल दिया हमने? मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी सेंटर पे. तो ये हो गया आपका ए पार्ट और ये हो गया आपका बी पार्ट. ठीक है बेटा. अब आगे चलते हैं. द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन. तो ये ऐसा ही कुछ रखा हुआ है मान लेते हैं. विच कोइंसाइड्स विथ इट्स डायमीटर. एक्सिस जो है वो इसकी ये वाली है जो कि इसके डायमीटर से कोइंसाइड कर रही है. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. मैंने बोला कि मान लो एक्सेस ऑफ द कॉइल तो ये वाली है जो बाहर की तरफ आ रही है आपके तरफ, ठीक है बेटा। अब यहां पर से इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and final position? What is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree? The moment of inertia of the coil is 0.1 kg मीटर स्क्वायर। तो बेटा आप एक बात बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था बिना साइन थीटा, ठीक है, दिस इज द टॉर्क फॉर्मूला। एटलीस्ट ये सारे फॉर्मूले लिख के आना, ठीक है, एक ये अगर एटलीस्ट आप इतना भी लिख के आते हो ना तो आपको आधे मार्क्स मिल सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो टाउ बराबर क्या बनेगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 2 टेस्ला। ओके, अब ये निया तो एम बी साइन थीटा ही होता है ना बेसिकली, टाउ बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो भाई 2 इंटू में 3.2 पाई इंटू में फर्स्ट टाइम में साइन 0 डिग्री जब इनिशियल पोजीशन है, तो टाउ बराबर कितना आ गया 0। क्यों, टाउ बराबर 0 आ गया। इनिशियल पोजीशन में एम वेक्टर भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी आपकी तरफ ही आ रहा है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, इसलिए टॉर्क क्या बनेगा 0। नाउ इन द सेकंड केस द मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन 3.2 पाई इंटू में साइन, अब कितना एंगल हो गया बेटा 90 डिग्री, क्योंकि इसको आपने घुमा दिया। पहले ये भी ऐसी थी और ऐसी एक्सेस आ रही थी, ठीक है, अब आपने इसको टर्न कर दिया आधा, तो आप देखो फील्ड ऐसे है और एम वेक्टर इस तरफ आएगा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो यहां पर से देखो आंसर कितना आ जाएगा 6.4 पाई, ठीक है, न्यूटन मीटर, एसआई यूनिट। अब आपको साथ ही साथ उनने आखिरी पार्ट में पूछा है कि भाई जब इसको इतना टर्न कर दिया तो आपसे पूछा गया कि उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है। तो भाई मेरे को पता है वर्क डन इक्वल टू क्या लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इनिशियल। भाई इनिशियल 0 थी, आपको ओमेगा निकालना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, वर्क डन को लिखते हैं एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, m कितना है 3.2 पाई, b is 2, cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, दैट इज हाफ 0.1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहां पर से देखो ये कितना आ रहा है 4 इंटू 3.2 इंटू पाई, दैट इज इक्वल टू 0.1 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना बनना है बेटा 4 इंटू 64 पाई, ठीक है। तो ओमेगा लगभग आप निकाल लेंगे 2 8 या 16 रूट पाई, ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 16 रूट पाई रेडियन पर सेकेंड। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, 1 Gauss is equals to 10 to the power minus 4 Tesla is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power minus 10 to the power 6 meter per second, normal to the field. Explain why the path of the electron is circle. Determine the radius of the circular orbit. In exercise 4.11, that is in the above question, obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of electron? Explain. तो बेटा आप एक बात बताओ, ये मैंने आपको फॉर्मूला बोला था कि भाई जो रेडियस होती है ये क्या आती है mv/qb। अब फर्स्ट पार्ट तो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई दैट इज द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू q v क्रॉस b, v vector cross b vector. That means the force is perpendicular to both velocity as well as the magnetic field. And if the force is perpendicular to the magnetic field, it will behave as, it will be a centripetal force. It will be centripetal force. और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम होता है बेटा, घुमाने का पार्टिकल को। तो रेडियस जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा mv/qb, दैट इज 9.1 इंटू 10 to the power minus 27
सॉरी -31 इंटू वेलोसिटी कितनी है बेटा 4.8 इंटू 10⁻6 अपॉन QB, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 into में. Now this one is 6.5 into 10 to the power minus 4. यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा. Yes, all मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा नहीं. अच्छा ये दे रखी थी वैल्यूज, तो इसको 1.5 लेना है. ठीक है, वैल्यूज दी हुई है, कट जाएगा शायद, आई गेस तभी दे रखी है. एंड ऑल्सो अगर आपको टाइम का फॉर्मूला याद हो तो वो था 2πm/QB. क्या इसमें कहीं ना कहीं पे वेलोसिटी आ रही थी? नहीं. और हमको याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा QB/2πm. तो भाई ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता. आया नहीं आया समझ में? ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे चलते हैं. A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its length. Okay. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? देखो बेटा, आप एक बात समझो, परपेंडिकुलर टू लेंथ क्यों बोला? क्योंकि आप एक बात समझो, अगर वायर, ये सोलेनॉइड है ऐसा, अगर मैंने वायर को ऐसा रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो अंदर ऐसी ही आती है. समझ में आया? जैसे कि मान लो ये सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी. अगर आपने वायर को भी ऐसा रख दिया तो जीरो हो जाएगा फोर्स, क्योंकि आपको याद होगा मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम यूज किया था. तो F बराबर होता है BIL sin थीटा. दोनों का आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है, मतलब 0 डिग्री पे तो नो फोर्स आएगा. ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस रखा हो तो जीरो फोर्स. ठीक है, ये दिमाग रखना है. अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होती है? μ0 भाई ये क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे देते कि पहले उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालो फिर फोर्स निकालो, तो ये इसलिए बता रहा हूँ. तो F बराबर क्या बनेगा? आपको दे रखी है अभी तो 0.27 इंटू में करंट इज 10 एम्पियर इंटू में द लेंथ ऑफ द इज 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3/100 इंटू में साइन थीटा दैट इज 90 डिग्री. तो ये हो गया 1. तो यहाँ पर से देखो F बराबर क्या बन रहा है? 0.81 इंटू में 1/10. सो F बराबर कितना आ रहा है? 0.081 न्यूटन. ओके, आगे चलते हैं. In the circuit, figure 4.23, the current is to be measured. What is the value of the current if the ammeter shown is a galvanometer with a resistance of Rg 60 ohm and is a galvanometer described in A but converted to an ammeter by a shunt resistance Rs is equals to 0.02 ohm, is an ideal ammeter with zero resistance. देखो, अगर ये एमीटर होता जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा 60, तो अगर इसको सीरीज में लगा दिया आपने तो यहां पर से आप देखो फर्स्ट केस में करंट ए वाले पार्ट में, तो भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट दैट इज 63 ओम. राइट गाइस, सो द करंट विल बी 3/63. ओके, इन द एम्पियर. नाउ बी पार्ट. ओके, बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस. यार ये भी ए है. अच्छा, बी पार्ट इज अ galvanometer described in A but converted to an ammeter by a shunt resistance of Rs is equals to 0.02. आपने एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया 0.02 ओम का. तो भाई पहले तो इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा. तो 1/R इक्विवेलेंट 1/60 प्लस में 1/0.02. तो भाई 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या बन रहा है? 1/60 प्लस में 100/2. तो यहां पर से देखो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या बन रहा है? 2 + 6000. अरे यार इसको मैं और ही सॉल्व कर लेता हूँ ना, क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ. 1/60 प्लस में 50. तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या बन रहा है? 1/60 3000, लगभग 3000/60 ले लेते हैं. तो आर इक्विवेलेंट लगभग बराबर कितना बन रहा है बेटा मेरे पास? 60/3000. 3001 आएगा लेकिन अप्रॉक्स कैलकुलेशन करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा बेटा? 1/50. दैट इज आर इक्विवेलेंट लगभग बराबर कितना आ गया हमारे पास? 0.02. ठीक है,
अब आप एक बात को समझना, व्हाट इज द नेट आर इक्विवेलेंट, दैट इज 3.02। ओके, अगर 3.02 हो जाएगा तो करंट इन द सेकंड केस विल बी 3 अपॉन में 3.02। वी विल सॉल्व एंड वी कैन गेट द आंसर। नाउ द सी पार्ट, अगर आइडियल एमीटर होता तो इसका रेजिस्टेंस 0 फॉर द थर्ड केस, रेजिस्टेंस हो गया 0, and if the resistance is 0, what I can write that is the current in the third part is 3/3, that is I3 बराबर हो गया 1 एम्पियर। वेरी इजी, यस और नो बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। Two charged particles traverse identical helical paths in a completely opposite sense in a uniform magnetic field B equals to B naught K cap. They have equal Z components of momenta. They must have equal charges. They necessarily represent a particle-antiparticle pair. The charge to mass ratio satisfy E by m of 1 plus E by m of 2 is equal to 0. तो देखो बेटा, आपको उन्होंने क्या दे रखा, सेम हेलिकल पाथ को फॉलो कर रहा है, तो रेडियस ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ 2। तो व्हाट आई कैन से दैट इज एम वी परपेंडिकुलर, या फिर लिखेंगे हम एम वी साइन थीटा 1 बाय m1v1 sin theta 1 by qb is equal to m2v2 sin theta 2 by qb। ठीक है, अब ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ अगर ये सेम उसमें पिच में भी चल रहे हैं तो टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स 2 पाई m by q1b इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई m2 by q2b। मतलब कि आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों सेम है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 पाई m by q1b मस्ट बी, भाई इन्होंने क्या बोला, चार्ज क्या होना चाहिए, ओपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ओपोजिट सेंस में चल रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज E बाय m ऑफ द वन, और वी कैन से द q बाय m प्लस में E बाय m ऑफ द टू मस्ट बी इक्वल टू 0। द चार्ज टू मास रेशियो सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी along the axis of a current carrying solenoid, which of the following is true। अब आप एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के रिस्पेक्ट में। मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, अब आपने क्या बोला, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी along the axis of a current carrying solenoid। अब आपने इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, अरे फेंक दिया तो फेंक दिया, कुछ नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्सिस, गलत। द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर, गलत। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एट 45 डिग्री एट टू द एक्सिस एंड हेंस एग्जीक्यूट, गलत। The electron will continue to move with uniform velocity along the axis of the solenoid. So option D is the correct choice. Very important for the CBSE। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो, a circular current loop of magnetic moment M is in an arbitrary orientation in an external magnetic field P. The work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane is। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, एम बी इंटू में कॉस 30 डिग्री अच्छा नहीं गलती कर रहा है, देखो ध्यान से, आपको घुमाना कैसा है, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाने के लिए आपको, इस एक्सिस के अबाउट घुमाने के लिए आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, समझ में आया। तो वर्क डन के लिए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ी गलती है इस क्वेश्चन की, कि भैया आपको ये वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घुमाना है, जैसे टायर घूमता ना अपनी एक्सिस के अबाउट। तो भाई इसमें जो वर्क डन होगा वो 0 डिग्री 0 हो जाएगा, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A charged particle would continue to move with a constant velocity in a region wherein, तो देखो बेटा आप समझना, अगर मैग्नेटिक फील्ड में नॉट इक्वल टू जीरो भी हो, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड फेंक दो, तो भाई उसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, अब अगर इसमें भी कंडीशन है ना, अब या फिर आप कोई सा ऐसा केस देखो, सॉरी, लेकिन यहां पर उन्होंने कंडीशन के बारे में बात नहीं करा। बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, ई इक्वल टू जीरो है, तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि वेलोसिटी और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो हम इसको पिक नहीं करेंगे। सेकंड देखो, दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अगेन एक कंडीशन बनती है कि ई बाई बी मस्ट बी इक्वल टू वी होना चाहिए। वेलोसिटी सिलेक्टर में मैंने आपको सिखाया, तो ये भी नहीं होगा। अब बी जीरो है, सिर्फ ई में चलेगा तब तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये तो गलत ही है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस, बिकॉज लॉरेंट फोर्स क्या बोलता है, क्यू ई प्लस में क्यू वी क्रॉस बी, है ना। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ही जीरो कर दोगे तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी, बट आपको इसको ध्यान से समझना है। टू लॉन्ग वायर्स carrying current I1 and I2 are arranged as shown in the figure. The one carrying current I1 is along the x-axis. Okay, ऐसे आ रहा है. The other carrying current I2 is along line parallel to the y-axis. Okay, given by x equal to 0 and z equal to d, find the force exerted at O2 because of the wire along x-axis. अब यहां पर जेई वाले बच्चे गलती कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना ज़्यादा दिमाग चलाएंगे कि भाई वो बोलेंगे कि हम यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, एक ऐसा एलिमेंट बनाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। जेई वालों का दिमाग जेई वालों का चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता हूँ सीबीएसई का लेवल है, ठीक है, बेसिक लेवल का सोच के देखो। भाई आपको पहले वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखो, तो वन के कारण अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं तो वो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई वन अपॉन में 2 पाई डी। ठीक है, म्यू नॉट आई वन अपॉन में 2 पाई डी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखो, समझना बेटा, डायरेक्शन लिखते हैं तो थंब अपने को रखना है करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को स्ट्रेच करो पॉइंट की तरफ। पाम आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने आपको सिखाया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये क्या आएगा, माइनस का जे कैप। ओके, अरे भाई ये तो कुछ लॉजिकल हो गया, आया नहीं आया समझ में। अब जितने बच्चों को क्लियर हो गया है वो बिल्कुल समझ जाएंगे। ध्यान से देखो, आपके पास ये करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है प्लस वाई एक्सिस में, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है माइनस जे कैप में। अरे आने दो, क्या दिक्कत है। आप देखो ध्यान से, हमने बोला बी वेक्टर इज एट 180 डिग्री टू द करंट एलिमेंट, तो F बराबर क्या बन जाएगा, 0, बिकॉज फॉर्मूला इज बी आई एल साइन थीटा। अरे जिनको नहीं आए वो कम से कम ये फॉर्मूला लिख के आना रे भाई, आया नहीं आया समझ में। ठीक है, इट इज बिल साइन थीटा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। A current carrying loop consists of 3 identical quarters circles of radius r lying in the positive quadrants of the x, y, y, z and z x planes with their centers at the origin joined together. Find the direction and the magnitude of B at the origin. ठीक है, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखो। x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस वन इज द z एक्सिस। मैं आपको 3 अलग अलग उससे दिखाता हूं, क्वार्टर सर्कल से बेटा देखना। यह हो गया पहला एक्स वाई प्लेन का, ठीक है, और यह हो गया सेकंड वाई जेड प्लेन का, नहीं सॉरी एक्स जेड प्लेन का बना रहे। दिस इज ऑफ द एक्स जेड प्लेन एंड दिस इज ऑफ द वाई जेड प्लेन। ठीक है, अब देखो तीनों में करंट जो जा रहा है,
अब करंट का डायरेक्शन दिया तो नहीं है, क्या बोला है, लाइंग इन द पॉजिटिव जेड क्वाड्रेंट्स लाइक दिस। ठीक है, सेम ही करंट जा रहा है, बट ये 3 प्लेन में है बेटा, ठीक है, तो यहां पर से ऐसा कंफ्यूज मत होना। मान लो ऐसा करंट जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको एक आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना सिखाई थी, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में थीटा। अब थीटा तो तीनों के लिए कितना आ जाएगा, पाई बाय 2, यहां पर प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। ओके बेटा, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 8 आर। अब आप देखो एक्स वाई वाले के कारण करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ, थंब आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। नाउ दिस इज द जेड डायरेक्शन। तो भाई पहले वाले के कारण इसको फर्स्ट लूप लिख देते हैं, तो B1 वेक्टर बराबर क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, दैट इज के कैप। ओके, अब B2 निकालते हैं, B2 निकालते हैं, ध्यान से देखना, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन। देखो YZ प्लेन में है, करंट की तरफ घुमाओ, थंब आपको +x दिखा रहा है, तो ये आई कैप डायरेक्शन आ गई। और B3 वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, और देखो ये हो गया XZ प्लेन, XZ प्लेन में घुमाएंगे +j कैप आ रहा है, ठीक है बेटा। तो यहां पर से देखो, अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकली है तो बी नेट बराबर क्या बनेगा, B1 वेक्टर प्लस में B2 वेक्टर प्लस में B3 वेक्टर, ठीक है। तो बी नेट बराबर क्या बन रहा है आपके पास, म्यू नॉट आई बाय 8 आर, तो कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है बेटा। ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन पे आई गए हैं तो मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन भी बताना चाहूंगा। भाई इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा एक वायर है, बीच में से उसको ऐसा घुमा दिया ऐसा, और आपसे बोलेगा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ये -इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये +इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है। अब आप एक बात देखना, भाई इसमें करंट इस तरीके से जा रहा होगा, तो इनफाइनाइट वायर के करंट कैसी आ रही है, बाहर की तरफ, तो भाई वायर के इसके करंट 1 लिख दो, इसके करंट 2 लिख दो, तो B1 वेक्टर बराबर कितना बनना है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है, किस डायरेक्शन में, के कैप डायरेक्शन में। और B2 वेक्टर बराबर क्या बन रहा है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, किस डायरेक्शन में, के कैप डायरेक्शन में। देखो समझ में आया, तो इसके कारण भी नेट लिख सकते हो। आपको ऐसा भी देता है कि यहां पर से ऐसा घूम के ऐसा रहा है, अगला क्वेश्चन देखो इसका, ऐसा घूम के ऐसा वापस से यहां पर से जा रहा है। अभी भी आपसे पूछ सकता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बताओ नेट सेंटर पे, तो आप ध्यान से देखना, दोनों में कहानी कुछ अलग अलग है। इसमें जो करंट जा रहा है वो ऐसा जाके ऐसा आके फिर इधर जा रहा है, तो यहां पर जो नेट बनेगी B1 वेक्टर देखो, ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, किस डायरेक्शन में, प्लस के कैप डायरेक्शन में। और B2 वेक्टर बराबर क्या बन रहा है, अब देखो ये आ रही है अंदर की तरफ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, किस डायरेक्शन में, माइनस के कैप डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, समझ में आया। ऐसे ही और आगे भी मैं आपको बताते रहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying current of 25 ampere rests on a table as shown in the figure 4.3. Another wire PQ of length 1 meter, mass 2.5 gram, carries the same current but in the opposite direction. Okay. The wire PQ is free to slide up and down. To what height will PQ rise? तो बेटा आप एक बात समझो, आपको ग्रेविटी का इफेक्ट लेना है क्योंकि मास दिया हुआ है ना। मैं बोलूंगा यहां पर आके मान लो फाइनली ये रुक गया, यहां पर आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बोला है ना। तो आप एक बात बताओ,
भाई इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ। तो अगर आप इसमें फोर्स निकालना चाहते हैं तो वो कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा। फोर्स कैसा आएगा बेटा, नीचे की तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अच्छा नहीं, ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है, मैंने गलती कर दी थी, ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है। अब फोर्स बिटवीन, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा, है ना। मैंने बोला वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स बराबर इक्वल टू एम जी एक्स। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मान लो ये ऐसा ऊपर जा रहा है, यहां पर आके फाइनली ये फोर्सेस मतलब वर्क डन जीरो हो गया। मैक्सिमम हाइट पूछा है, ठीक है, टू द व्हाट हाइट विल पी क्यू राइज। तो आप समझो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, एफ इक्वल टू एम जी कर दोगे, ये प्रोसेस आप लोग लगाओगे। बट इससे ना थोड़ा सा एक गड़बड़ है, आप समझो एफ इक्वल टू एम जी तो यहां पर भी हो सकता है, बट इसके पास होगी थोड़ी सी वेलोसिटी, तो ये और ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा। समझ में आया, ये और ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। बट एक समय बाद ऊपर का फोर्स और एम जी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वो तो हो ही गए, बट जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी भी एक समय बाद जीरो होगी, है ना। तो अब आप समझो, पहले तो ये फोर्स देखते हैं। तो मैंने बोला कि मान लो अभी कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। तो अभी जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट, इस वाले में जो करंट जा रहा है कैपिटल आई अपॉन में 2πx इंटू में स्मॉल आई इंटू में लेंथ, और दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, तो दिक्कत नहीं है। तो F बराबर क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2πx, अरे सारी वैल्यू ही डाल देते हैं ना। तो देखो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है 10, म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू में कैपिटल आई दैट इज 25 इंटू में स्मॉल आई व्हाट इज द करंट, सेम करंट है 25 इंटू में लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो ये कितना आ गया, F बराबर 50 इंटू में 25, 50 इंटू में 25 कितना हो जाएगा 1250 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में x, ठीक है बेटा। अब वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स विल बी व्हाट, dw बराबर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन वो द साइड्स। तो वर्क डन बराबर क्या लिख दोगे आप, 1250 इंटू में 10⁻⁻7 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अभी h से चालू होके मैंने बोला h डैश तक गया, ठीक है बेटा। अब ये वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर, ठीक है। एम जी का वर्क डन कितना होगा, h डैश माइनस एच, है ना। तो मैक्सिमम हाइट राइज कितना हुआ 1250 इंटू 10⁻⁻7 ln x दैट इज h2 डैश। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एम जी एच डैश माइनस एच दैट इज इक्वल टू 1250 इंटू 10⁻⁻7 ln h डैश बाय h। तो यहां पर से देखो मास कितना दिया 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू में g की वैल्यू ले लो 10, अंदर बचेगा h डैश माइनस एच दैट इज इक्वल टू 1250 इंटू 10⁻⁻7 ln h डैश बाय h। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन सीबीएसई में बिल्कुल नहीं आ सकता, समझ में आया बेटा, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं आएगा सीबीएसई में, बट हाँ मैंने आपको एक अप्रोच दी है कि किस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज फॉर द जेई पीपल, ओके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एच डैश की वैल्यू आ जाएगी, अभी अपने पास एच भी नहीं है, ठीक है, एच भी नहीं दे रखा है। सो इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व। आगे चलते हैं। अ मल्टी रेंज करंट मीटर can be constructed by using a galvanometer circuit as shown in the figure 4.5. We want a current meter that can measure 10 milliampere, 100 milliampere and 1 ampere using a galvanometer of resistance 10 ohm
and that produces maximum deflection for current of 1 milliampere. Find S1, S2 and S3 that have to be used. ठीक है, तो देखो बेटा, अब यहां पर से देखो, मैंने आपको बताया था कि शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, I1G या फिर वी कैन से IG इंटू जी अपॉन में I माइनस आई जी, यही लिखते हैं हम लोग शंट का फॉर्मूला. अब देखो फर्स्ट केस में जो शंट यूज होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, आपको डिफ्लेक्शन कितना है, 1 मिली एम्पियर. गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितने पे आ रहा है, 1 मिली एम्पियर. तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर 10 अपॉन में आपको फर्स्ट वाले में डिफ्लेक्शन कितना चाहिए, 10 मिली एम्पियर का, माइनस ये कितना आ रहा है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो ये कितना आ रहा है बेटा, S1 बराबर बन रहा है मेरे पास 10/9 ओम. S1 बराबर कितना आ रहा है, 10/9 ओम. समझ में आया बेटा? ये बेटा शंट, ये वाला S1 नहीं आया है, ये शंट रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट केस आया. अब आप देखो फर्स्ट में आपको ये वाले दोनों नोड के अक्रॉस देख रहे हैं रेजिस्टेंस, तो वो टोटल कितना बन जाएगा, ये S1, इसको यार क्या लिखें, अब इसको कुछ अलग करना पड़ेगा, शंट आई कर देते हैं इसको, फर्स्ट केस. ठीक है, तो शंट आई विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, S1 प्लस S2 प्लस S3. ओके, अब 100 मिली एम्पियर के बारे में देखते हैं. तो भाई अब कौन कौन से दो नोड हो जाएंगे आपके पास, ये वाला और ये वाला. अब आप देखो इस केस में आपको शंट कितना चाहिए, तो मैंने बोला S2 बराबर क्या आ जाएगा, IG. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दैट इज G प्लस S1 अपॉन में I माइनस IG, ये बन जाएगा. तो S2 बराबर क्या बनेगा बेटा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन के बहुत प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप के क्वेश्चन के आपको प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है. काय के लिए बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस बार पूछा जा सकता है केस स्टडी में. ठीक है, तो ये उसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं. 4 पार्ट बना देंगे, केस स्टडी दे देंगे, तो उसको सॉल्व करना सीखो. ठीक है, अब IG कितना है भाई, आपको तो 1 मिली एम्पियर है. G प्लस S1, G कितना है 10 प्लस में S1 अपॉन में 1 इंटू 10 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो यहां पर से देखो S2 इन दिस केस विल बी कितना हो जाएगा, 10 प्लस S1 अपॉन में 99. ठीक है, अब S2 किसके बराबर आएगा बेटा, देखना ध्यान से जरा, S2 किसके बराबर आएगा, S2 प्लस S3 के, किसके बराबर आ रहा है बेटा, S2 प्लस S3 के. ठीक है, नाउ द थर्ड केस S3, ये क्या बन जाएगा, IG इंटू G प्लस S1 प्लस में S2 अपॉन में I माइनस IG. ठीक है, क्योंकि अब कौन सा नोड हो जाएगा, यह हट जाएंगे, एक तो ये नोड हो जाएगा और एक नोड ये हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो S3 बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, कितने का डिफ्लेक्शन चाहिए, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू में G प्लस S1 प्लस S2 होल डिवाइडेड बाय I माइनस IG. तो I कितना दे रखा आपको, 1 एम्पियर, माइनस IG कितना, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3. ठीक है, तो ये S3 बराबर कितना आ रहा है बेटा आपके पास, G प्लस S1 वी कैन राइट 10 प्लस S1 प्लस S2 बाय 999. ठीक है, अब एक बात समझो, S3 तो किसके बराबर ही है, S3 के बराबर ही है. समझ में आया, इसको प्लेस कर देंगे एंड वी कैन सॉल्व. ठीक है, सारी वैल्यूज को आप डाल के सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा. समझ में आया बेटा, बट इतना टफ भी फिर मैं वही कहूंगा, क्वेश्चन आना मुश्किल है, पर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक है, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि IG क्या है,
आई जी मतलब कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जी मतलब कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और आई जो आपको चाहिए वो लिखना है, और माइनस आई जी आ जाएगा। ठीक है, बस ये वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला lies along aligned with the direction of a uniform magnetic field। ठीक है, तो भाई ऐसा बार मैग्नेट है, उसका बार मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction? देखो फील्ड ऐसी है, पहली बार में आपको ऐसा करना है, और ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। तो फर्स्ट केस में वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू में बी कितना दे रखा है 0.22 इंटू में कॉस 0 डिग्री क्योंकि अलाइंड है, माइनस कॉस 90 डिग्री परपेंडिकुलर रखना है। तो वर्क डन बराबर क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्व कर लेंगे। सेकंड केस देखो, वर्क डन बराबर क्या बनेगा, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करना है, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एम बी, ये ऑलरेडी मैं क्या बोल रहा हूँ वर्क डन, मतलब ये नेगेटिव ही है, आपको काम करना पड़ेगा। कॉस थीटा 1 दैट इज कॉस 0 डिग्री माइनस में कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो फर्स्ट केस में जो आया था उसका डबल आ जाएगा, वर्क डन बराबर कितना आ जाएगा 2 MB। आया समझ में? यहाँ पर क्या बन जाएगा, MB। ओके बेटा, अगला देखते हैं। व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट? तो टॉर्क तो निकाल ही सकते हैं, फाइनल केसेस में कितना आ जाएगा, MB साइन थीटा। ठीक है बेटा, एंड सो ऑन यू कैन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो। A closely wound solenoid of 2000 turns and area of cross section carrying a current is suspended through its center, allowing it to turn in a horizontal plane. What is the magnetic moment associated with the solenoid? तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, NIA। N की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2000 टर्न्स। I की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4। एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा वो भी दिया हुआ ही है, लो और भी कुछ नहीं करना है। कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -4। ये हो गया 8000। सॉल्व कर लो भाई, ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -1 इंटू में हो गया 4। तो m बराबर कितना बन रहा है बेटा, 4 2 8 एंड 12.8 इंटू 10 की पावर -1। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, what is the force and torque on the solenoid if a horizontal magnetic field is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड से एंगल दे रखा है, तो भाई हमें पता है टॉर्क बराबर होता है बिना साइन थीटा, पर क्या पहले ही वाले में मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो टॉर्क बराबर लिख दो एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, m 1.28, बी की वैल्यू 7.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में साइन 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, गिव द डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center of the magnet on the axis on the equatorial line। तो बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है, B on the axis is म्यू नॉट I अपॉन सॉरी क्या होता है, KP बाय आर क्यूब। ठीक है, 2 KP बाय आर क्यूब, तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यूब इंटू एम, ये एक्सेस पे हो गया। और इक्वेटोरियल पे क्या फॉर्मूला होता है बेटा, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई डी क्यूब, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस यूज करना है एंड यू कैन गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन। 3 identical bar magnets are riveted together at the center in the same plane as shown in the figure. This system is placed at rest in slowly moving varying magnetic field. It is found that the system of magnets does not show any motion. The north-south poles of the magnet, as shown in the figure 5.1, determines the poles of the remaining two. देखो तीनों बार मैग्नेट कितने कितने एंगल पे है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? अब तीन फोर्स, दो फोर्स अगर मान लो 60 120 डिग्री पे,
अब कोई भी इन पे टॉर्क नहीं लग रहा है या फिर कोई भी मोशन शो नहीं हो रहा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर द 3 मैग्नेट्स। मतलब कि याद रखिएगा 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड cancels each other if they are at 120 degree to each other। ठीक है बेटा, तो देखो पहली वाली मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी वाली का कैसा आएगा, 120 डिग्री चाहिए हमको, तो यहां पर से ऐसा बनना चाहिए, तो ये बन जाएगा नॉर्थ, ये बन जाएगा साउथ। और तीसरी वाली का हमें ऐसा चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा नॉर्थ और ये वाला हो जाएगा साउथ। दैट्स इट, आंसर खत्म। क्वेश्चन इतना लिख के आना, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, the work done by a magnetic field on a proton moving in a circular path in a uniform magnetic field is 0। yes that is true भाई, क्योंकि ये कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो नेट वर्क डन तो 0 ही होगा। द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे को सही बता रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। आगे क्वेश्चन देखते हैं। A wire of length L is bent to make a triangular coil. All the sides of the triangle are of the same length. If the triangular coil carries a current I, what is its magnetic dipole moment? देखो बेटा, ये ऐसा करके बना दिया। अब वायर का लेंथ था L, इसकी लेंथ ले लो L, तो L बराबर कितना, 3L बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल L। तो स्मॉल L बराबर कितना बन रहा है, L/3। अब भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। एन की वैल्यू तो 1 हो गई, आई की वैल्यू दे रखी है आपको कैपिटल आई, इनटू में एरिया कितना होता है, √3/4L²। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे m बराबर क्या बन रहा है, आई, इंटू में √3L²/9 इंटू में 4। तो यहाँ पर से देखो कितना आ रहा है, m बराबर IL²/12√3। कुछ गड़बड़ कर दी, अच्छा 9 चौक 36 इधर, ये ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर कैन बी टर्न्ड इनटू आइदर अ स्क्वायर और अ सर्कुलर लूप ऑफ 2 टर्न्स बिफोर प्लेसिंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला। Which loop do you think will require less counter torque in order to hold it in a position such that axis of the loop perpendicular to the magnetic field? Find the value of this counter torque। तो देखो बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, है ना। अब एरिया किसका ज्यादा होता है, तो कहां पर था बेटा, सॉरी ये पीछे से काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, मतलब आज का वीडियो अपन यहाँ पे ही रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। ये क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में EMI के साथ में कवर कर लूँगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बचे, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ठीक है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, इन तीनों को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्रिपेयर वेल फॉर योर CBSE बेटा। और इसी तरीके से देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करो। कुछ भी डाउट आता है कमेंट में डालिए। कुछ और चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि जो चीज़ अगर मैं बताना भूल गया हूँ, आपको लगता है कोई सा और टाइप का क्वेश्चन करना है, तो वो भी आप कमेंट डाउन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है बेटा, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और उनको भी पढ़ने का बोलो, अब टाइम आ चुका है पढ़ने का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।